मीडिवल इंडिया में जो मीडिवल टाइम्स था उस समय पे टाउन्स किस तरीके के हुआ करते थे, उसमें किस किस तरीके के ट्रेडर्स काम किया करते थे, कौन कौन से आर्टिस्ट थे, कौन कौन से क्राफ्ट पर्सन थे, इन सब चीजों को थोड़ा बहुत हम लोग इस चैप्टर में देखने की कोशिश करेंगे दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ यूपीएससी प्रिपरेशन एंड एनी अदर एग्जाम्स प्रिपरेशन। जो थोड़ी बहुत चीजें बताऊंगा उसके आप नोट्स बना लीजिएगा, जो इंपॉर्टेंट कहूंगा उसके नोट्स आपको बनाने हैं दोस्तों। साथ साथ जो लोग स्कूल पर्पज से पढ़ रहे हैं, जो लोग क्लास 7th में है और इसलिए इसको पढ़ रहे हैं, उनके लिए भी वीडियो उतनी ही जरूरी है। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो पे लाइक का बटन दबा दीजिए फ्रेंड्स, और अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर कर लें। अब देखिए शुरू कैसे होता है चैप्टर। शुरू कुछ इस तरीके से होता है कि मान लीजिए आप अपने आप को एक ट्रेवलर एज्यूम करो और आप एज अ ट्रेवलर किसी मीडिवल टाउन में जाओ। मान लीजिए 1100 एडी में कन्नौज सिटी में आप जाते हो। एक मैंने एग्जांपल लिया, आप कोई भी सिटी एज्यूम कर सकते हो मीडिवल इंडिया की। तो उस समय पे आप वहां पे क्या देखोगे, किसी भी टाउन में जहां पे आप जाओगे वहां पे क्या देखोगे। तो इसको समझने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा, क्या वो टेम्पल टाउन है, क्या वो एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन है, क्या वो कॉमर्शियल टाउन है, क्या वो पोर्ट टाउन है, या वो ये सब चीजें मिला के है। पोर्ट टाउन मतलब जो आपका समुंदर के किनारे हो, जहां से सामान लद के बोटों पे बाहर जाता हो और बाहर से यहां आता हो। कॉमर्शियल टाउन मतलब जहां पे बहुत सारे मार्केट्स हैं, बहुत सारे ट्रेडर्स वगैरह अवेलेबल है। तो बहुत सारे कॉमर्शियल टाउन्स पोर्ट टाउन्स में होंगे, बहुत सारे पोर्ट टाउन्स कॉमर्शियल टाउन्स में होंगे। क्योंकि कॉमर्स एक्चुअली पोर्ट टाउन्स में ही होगा, तो क्या होगा कि पोर्ट में चीजें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हो रही हैं, और साथ साथ हिंटरलैंड से बहुत सारे लोग सामानों को लेके आ रहे हैं, और उनको जो ट्रेडर्स बाहर लेके जा रहे हैं, सामान दूसरी जगहों पे लेके जा रहे हैं, इजिप्ट लेके जा रहे हैं, यूरोप लेके जा रहे हैं, उनको बेचेंगे, तो वो कॉमर्शियल टाउन भी बन जाएगा। फिर टेम्पल टाउन्स क्या होते थे कि एक टेम्पल बन गया और उस टेम्पल के अगल बगल सेटलमेंट का डेवलपमेंट हो गया, तो उसको बोलोगे आप टेम्पल टाउन। बहुत सारे टेम्पल टाउन एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन भी होते थे। टेम्पल टाउन और एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन में क्या फर्क होगा, देखिए टेम्पल टाउन मान लीजिए एक ऐसा टेम्पल टाउन है जिसके एडमिनिस्ट्रेटर्स के पास आसपास के लैंड पे लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने की भी ताकत है, उसके पास जुडिशियल फंक्शंस भी है, उसके पास पुलिस फंक्शंस भी हैं। तो ये टेम्पल की सेंट्रल अथॉरिटीज एडमिनिस्ट्रेशन भी करेंगे, तो वो ही टेम्पल टाउन आपका एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर भी बन जाएगा। तो ये होती है चीजें। तो ये जो मैंने आपको बताया टेम्पल टाउन या एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन, ये इंटर रिलेटेड भी होती है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन का मतलब एक ऐसा टाउन जहां पे प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्कीज ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड हो, जिनके हिसाब से वहां पे चीजों को मैनेज किया जाता हो। ओके दोस्तों, तो जैसा कि मैंने बताया, इनफैक्ट मेनी टाउन्स कंबाइंड सेवरल फंक्शंस, दे वर एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स, टेम्पल टाउन्स एज वेल एज सेंटर्स ऑफ कमर्शियल एक्टिविटीज एंड क्राफ्ट प्रोडक्शन। कुछ कुछ सेंटर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कैसे होते हैं, जैसे कोई बड़ा राजा है, अब किसी बड़े राज्य की कैपिटल है, तो उस कैपिटल से उस पूरे राज का एडमिनिस्ट्रेशन होगा, तो उसको आप एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन बोल दोगे। समझ गए। तो एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन की डेफिनेशन यहाँ पे काफी बड़ी है। हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट सेंटर्स दिख रहे हैं आपको, ट्रेड और आर्टिस्टिक क्रिएशन के सेंटर साउथ इंडिया में। तो इधर आपको बंगाल में मुर्शिदाबाद दिख रहा है, नीचे कैलकाटा है, ऊपर वृंदावन, पुष्कर, अजमेर, अहमदाबाद, सोमनाथ, बेरार, बिदार, बीजापुर, गोलकोंडा, कमलापुरम, स्वाभिमलाई, हम्पी। हम्पी बहुत इंपॉर्टेंट टाउन था फ्रेंड्स। बताइए कौन सी डायनेस्टी का टाउन था, नीचे कमेंट्स में, हालांकि ये भी आपके सामने आ जाएगा, विजयनगर। फिर तिरुपति, कंचीपुरम, तिरुवनमली, मद्रास, महाबलीपुरम, थांजावुर, उरायपुर, मदुरई। बहुत इंपॉर्टेंट टाउन थे। एक्चुअली में अगर आप इस मैप को देख के इन टाउन्स की हल्की फुल्की लोकेशन को समझ लेंगे ना, तो आपको ये चीजें भी आगे समझने में आसानी होगी कि भैया कौन कौन सी जगहों पे, मैप में किन जगहों पे चोला डायनेस्टी, पंड्या डायनेस्टी, विजयनगर डायनेस्टी, इन सब की डायनेस्टी का राज कहां कहां पे था मैप में। अब चैप्टर 2 में हमने चोला डायनेस्टी के बारे में पढ़ा था। अब मान लीजिए इन चोला रूलर्स की जो कैपिटल थी थांजावुर, आप थांजावुर जा रहे हैं, थांजावुर में जा रहे हो, मान लीजिए 1000 साल पहले की बात है। तो जब आप थांजावुर में जाएंगे तो आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, ये आपको बस एक एज्यूम्पशन करना है यहाँ पे। तो आप देखेंगे भैया कावेरी नदी, एकदम साफ कावेरी नदी बह रही है, आज की तरह नहीं गंदी हो रखी है। फिर आप देखोगे राज राजेश्वरी टेम्पल की घंटियां बज रही हैं। ये राज राजेश्वरी टेम्पल किसने बनाया था, राजा राज चोला जी ने बनाया था। फिर उस टाउन में जहां पे वो टेम्पल है, सब लोग एक पर्सन की बहुत इज्जत करते हैं, और वो पर्सन है आपका कुंजरमल्लन राजराज। ये कुंजरमल्लन राजराज पेरुंथचन, ये कौन है, तो भाई ये जो राजराज टेम्पल बनाया था इसका आर्किटेक्ट थे ये। तो ऑब्वियस बात है इनकी बहुत इज्जत है, इन्होंने इतना जबरदस्त स्ट्रक्चर बनाया है। समझ लीजिए कि ये स्ट्रक्चर उनके लिए उस समय का ताजमहल ही था, मतलब इतना बड़ी चीज थी उनके लिए। ओके दोस्तों, एक कंपैरिजन के लिए बता रहा हूँ। तो ऑब्वियस बात है इन कुंजरम मल्लन की भी बड़ी इज्जत थी, इनका नाम लिखा हुआ था टेम्पल की वॉल पे, और टेम्पल के अंदर एक बड़ा सा शिवलिंग था। ओके दोस्तों, तो नॉर्मल केसेस में बाहर के लोगों को टेम्पल के अंदर घुसने की परमिशन नहीं थी, तो बाहर के लोग सोचते होंगे बहुत बड़ा शिवलिंग है, काश हमें भी कभी दर्शन करने को मिले, बट ऑब्वियसली उनको अंदर जाना अलाउड नहीं था, केवल रॉयल्टी अंदर जाती थी। अब देखिए टेम्पल के आसपास बहुत सारे पैलेसेस हैं,
पैलेसेस में बहुत सारे मंडप है, पेविलियंस है। तो देखिए पैलेसेस हैं, उन पैलेसेस में कभी कभी जो किंग्स हैं और बाकी नॉबल्स हैं वो रहते भी हैं। फिर किंग उन्हीं पैलेसेस में और उन्हीं पेविलियंस में उन्होंने अपनी कोर्ट्स स्थापित कर रखी हैं, तो उस कोर्ट्स में वो लोगों की बातें सुनते हैं, उनके इश्यूज को सॉल्व करते हैं, साथ साथ अपने सबॉर्डिनेट्स को, अपने ऑफिसर्स को ऑर्डर देते हैं। पास ही में आर्मी के लिए बैरक्स बना रखी है, जहाँ पे आर्मी को स्टेशन कर रखा है, आर्मी वहां पे रहती है। और टाउन भी बहुत लाइवली है थांजावुर। थांजावुर टाउन में जबरदस्त इकोनॉमिक और कमर्शियल एक्टिविटी चालू है। तो आप देखेंगे कि वहां पे धाने भी बिक रही हैं, मसाले बिक रहे हैं, कपड़े बिक रहे हैं, गहने बिक रहे हैं। फिर पानी कहाँ से आ रहा है टाउन में, तो उसके लिए एलैबोरेट स्ट्रक्चर बना रखा है भैया, पास में वेल्स है, टैंक्स है जहां से पानी आता है। फिर थांजावुर के पास में रहते हैं सलिया वीवर्स, और सलिया वीवर्स के अलावा एक पास में और नियर बाई टाउन है वहां पे उरायूर का। उरायूर में भी कुछ ऐसे वीवर्स हैं जो कि क्लॉथ प्रोड्यूस कर रहे हैं, और उन क्लॉथ्स को फ्लैग बनाने के लिए, झंडे बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और वो झंडा कहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा, तो भाई जब टेम्पल का फेस्टिवल होगा, रेगुलर इंटरवल्स में टेम्पल में फेस्टिवल हुआ करते थे, उसके बाद मार्केट लगता था, पूजा होती थी, राजा आके पूजा करते थे, तो उस टेम्पल फेस्टिवल में उन फ्लैग्स में उस क्लॉथ का इस्तेमाल होगा। तो वो क्लॉथ्स बना रहे हैं कौन, सलिया वीवर्स। अब ध्यान देखिए दोस्तों फ्रेंड्स, द सलिया कम्युनिटी वॉज इन्वॉल्व विद विच थिंग, इस तरीके का सवाल आपसे यूपीएससी में पूछा जा सकता है। तो सलिया क्या थे, अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर लीजिए, वीवर्स थे थांजावुर के इलाके में चोला डायनेस्टी के दौरान। उसके आगे ये वीवर्स और क्या करेंगे तो फाइन कॉटन क्लॉथ्स बनाएंगे किंग के लिए और नॉबिलिटी एलिट क्लास के लोगों के लिए, और कोर्स कॉटन बनाएंगे मास के लिए। तो फाइन कपड़े, फाइन कॉटन के कपड़े एकदम मखमली, एकदम फिसलते हुए, वो किंग के लिए, और थोड़े खुरदुरे किसके लिए, लोगों के लिए। क्योंकि ऑब्वियस बात है आम लोग हमेशा ही राजा से नीचे रहेंगे, जैसे आज की डेट में भी आम लोग हमारे पॉलिटिशियन से नीचे ही हैं, भले ही कहने के लिए डेमोक्रेसी हो। आगे देखते हैं। वहां से कुछ दूर एक जगह है स्वामी मलई नाम की, ठीक है। स्वामी मलई नाम की जगह पे कुछ स्कल्प्टर्स हैं, स्कल्प्टर्स जो कि आप समझ सकते हैं मूर्तियां बनाते हैं, आइडल बनाते हैं। इन स्कल्प्टर्स का नाम था स्थापतीस। तो आपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर लीजिए, स्थापतीस क्या थे, देवर स्कल्प्टर्स एट स्वामी मलई। ये लोग क्या करते थे, और स्वामी मलई में नहीं दूसरी जगहों पे भी इनको स्थापतीस बोला जाता था चोला किंगडम में। करते क्या थे, ये एक्सक्विजिट ब्रॉन्ज आइडल्स बनाते थे, ऑर्नामेंटल बेल लैम्प, मेटल लैम्प्स बनाते थे बड़े बड़े। ओके दोस्तों, तो ये इनका काम था। आपने नोट्स में आई होप इनकॉर्पोरेट कर लिया होगा आपने, और नहीं भी किया है तो भाई अगर आपके पास हार्ड कॉपी है एनसीईआरटी की तो अपने हाइलाइटर से मार्क करते चलिए। हाइलाइटर से जब मार्क करने की बात आती है दोस्तों, तो चाहे मैं स्पेक्ट्रम पढ़ा रहा हूँ, चाहे मैं आपको लक्ष्मीकांत पढ़ा रहा हूँ, चाहे एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ, कम से कम मार्क पढ़िए, पूरी किताब मत रंग दीजिएगा, क्योंकि आप मार्क कर रहे हो उसको रिवाइज करने के लिए, ना कि रंगने के लिए कि अच्छी लगे। ओके। फिर हम आगे बात करते हैं, टेम्पल टाउन्स की बात करेंगे, पिलग्रिमेज सेंटर्स की बात करेंगे। देखिए थंजावुर इज एन एग्जांपल ऑफ टेम्पल टाउन, और टेम्पल टाउन एक बहुत जरूरी हिस्सा बन गए थे उस समय की सोसाइटी का व्हेन इट कम्स टू अर्बनाइजेशन, क्योंकि इन टेम्पल टाउन्स के आसपास ही सिटीज डेवलप हो रही थी। तो ये जो टेम्पल हुआ करते थे उस समय की सोसाइटी में बहुत इंपॉर्टेंस रखते थे। पहली बात ये रिलीजियस इंपॉर्टेंस रखते थे, दूसरी बात राजा इनको सपोर्ट करता था तो पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस थी इनकी, तीसरी बात ये इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी इनकी बहुत थी। अब इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्यों थी इनकी, भैया इनके चारों तरफ मार्केट्स डेवलप हो गए थे, काफी हद तक इन मार्केट्स पे इन टेम्पल्स का कंट्रोल था, उन मार्केट्स पे वहां पे काम करने वाले ट्रेडर्स पे टैक्स लगाया करते थे। फिर आसपास के बहुत सारे लैंड्स भी मर्चेंट्स ने, राजाओं ने इन टेम्पल अथॉरिटीज को दान में दे दिए, तो टेम्पल अथॉरिटीज उन लैंड पे लैंड रेवेन्यू भी चार्ज करती थी, टैक्स भी चार्ज करती थी। तो इनफैक्ट आप कह सकते हो कि ये जो टेम्पल अथॉरिटीज थी काफी स्ट्रांग हो गई थी, ये केवल राजा को रिपोर्ट करती थी। जैसा कि मैंने बताया, जो रूलर्स थे वो अलग अलग अपने भगवान को डिवोशन देते थे, उस डिवोशन के चलते वो उस टेम्पल को खूब सारे ग्रांट्स, मतलब ग्रांट्स ऑफ लैंड, मनी, बहुत सारी चीजें देंगे, ठीक है। ऐसा करके वो सोचते थे कि हम अपने भगवान को खुश कर रहे हैं। प्लस इन टेम्पलों में दूर दूर से लोग आते थे दर्शन करने के लिए। अब ऑब्वियस ही बात है, वो मेन जो टेम्पल का गर्भगृह है वहां पे इन लोगों को जाने की परमिशन नहीं थी, लेकिन कुछ एक लिमिट था, एक लेवल था जहां तक ये लोग टेम्पल में जा सकते थे। तो दूर दूर से पिलग्रिम्स आते थे भाई दर्शन करने के लिए। अब वो पिलग्रिम्स नॉर्मल लोग भी रहा करते होंगे, एलीट लोग भी रहा करते होंगे, तो वो लोग जब यहाँ पे दर्शन करने के लिए आएंगे तो ऑब्वियसली बात, जब वो आएंगे तो उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाएगा कि वो कुछ डोनेशन भी दे टेम्पल्स को, क्योंकि भगवान के दर्शन करने को मिल रहा है तो कुछ चढ़ावा नहीं चढ़ाओगे क्या। आज की डेट में भी चढ़ावा है ना, दान पेटी बनी रहती मंदिरों में। हमारी औकात है क्या कि हम भगवान को कुछ पैसे दे सकते हैं, हमको तो सभी भगवान दे रहा है, हमारी क्या औकात है कि हम भगवान को या ऊपर वाले को कुछ पैसा दे देंगे। तो वो पैसा कहाँ जाएगा, वो जो टेम्पल अथॉरिटीज को, जो टेम्पल अथॉरिटीज उसको मॉनिटर कर रही है उनके पास तो पैसा जाएगा। किस नाम पे लिया जा रहा है कि भाई भगवान को आप समर्पित कर रहे हो। आगे देखते हैं, यहाँ पे एक टेक्निक है जिसको आप बोलते हो ब्रॉन्ज बेल मेटल एंड लॉस्ट वैक्स टेक्निक।
क्या टेक्निक है दोस्तों, इसको देखते हैं हम लोग। इसको एक्चुअली में लॉस्ट वैक्स टेक्निक बोलते हैं। ये बहुत कॉमन टेक्निक थी फ्रेंड्स आपकी मिडवेल इंडिया में, पूरे सब कॉन्टिनेंट में बहुत सी जगहों पे इस्तेमाल की जाती थी। राइट साइड पे ये जो आपको फिगर दिख रहा है, दिस इज अ ब्रॉन्ज स्टैच्यू ऑफ कृष्णा सब डूइंग द सरपेंट डेमन कालिया। तो नीचे आपको सरपेंट डेमन कालिया दिख रहा है यहाँ पे, और ये ऊपर भगवान जी दिख रहे हैं कृष्णा। अब आगे देखते हैं दोस्तों कि इस तरीके की जो इमेजेस थी जो लॉस्ट वैक्स टेक्निक से कैसे बनाई जाती थी। देखिए ब्रॉन्ज एक ऐसा अलॉय होता था जिसमें होते थे दो मेटल्स, कॉपर और टिन, और बॉल मेटल में अदर काइंड्स ऑफ ब्रॉन्ज के कंपैरिजन में टिन ज्यादा होता था। तो जब बेल मेटल से आप कोई चीज बनाते हो तो बेल मेटल में टिन की जो क्वांटिटी थी वो थोड़ी ज्यादा थी, और इसकी वजह से क्या होता था कि जब आप इससे बनी हुई यानी बेल मेटल से बनी हुई किसी भी मूर्ति पे थोड़ा सा हाथ मारोगे या किसी मेटल से मारोगे तो एक बेल तरीके की आवाज आएगी। अब देखिए जो चोला ब्रॉन्ज स्टैच्यूज की हमने बात की थी चैप्टर 2 में, वो लॉस्ट वैक्स टेक्निक से बनी थी। लॉस्ट वैक्स टेक्निक्स में कैसे बनाया जाता है, पहले एक आइडल को मोम से बनाया जाता था, वैक्स से बनाया जाता था। तो वैक्स देखिए पिघल जाता है, आप वैक्स को पिघला के उसको किसी भी फॉर्म में लेके आ सकते हो। ओके, तो गरम गरम वैक्स होता था, हाथ पे ये लोग कुछ कपड़ा टाइप का पहन लेते थे ताकि इनके हाथ जले ना, और उससे फिर वो मूर्ति को कार्व करते थे। जब वो वैक्स से मूर्ति बन जाया करती थी उसको चारों तरफ से कवर करते थे क्ले से और उसको सूखने देते थे। ओके दोस्तों, फिर सूखने के बाद उसको थोड़ा सा हीट करते थे ताकि थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाए। फिर नीचे की तरफ उसमें एक छोटा सा होल बनाएंगे। ओके, क्ले कवर में होल बनाएंगे तो छोटा सा छेद हो जाएगा। ओके दोस्तों, अब क्या करेंगे कि हीट करने से बाहर का जो क्ले है वो तो थोड़ा टाइट हो जाएगा, पर अंदर का जो वैक्स है वो पिघल जाएगा। तो वो जो अंदर का वैक्स है वो इस होल के थ्रू बाहर आ जाएगा। ठीक है, और फिर जो उसके अंदर आप डालोगे वो आप डालोगे मोल्टन मेटल। तो आप बेल मेटल भी डाल सकते हो, आप ब्रॉन्ज को पिघला के भी डाल सकते हो, वो अंदर जाएगा। ठीक है, उस होल के अंदर आपने पूरा डाल दिया, होल को बंद किया, अब उसको रख दिया ठंडा होने के लिए। वो धीरे धीरे ठंडा होगा, सॉलिडिफाई हो जाएगा। जब वो सॉलिडिफाई हो जाएगा, पूरी तरीके से पक्का हो जाएगा, तब आप उसके क्ले के कवर को बाहर से निकाल दोगे, और फिर जो इमेज निकल के आएगी उसको आप साफ करोगे, पॉलिश करोगे, जो थोड़ी बहुत उसकी डिजाइन बिगड़ गया होगा उसको आप और बनाओगे औजारों का प्रयोग करके। तो ये होती थी लॉस्ट वैक्स टेक्निक, कैसे आप ये ब्रॉन्ज की और बेल मेटल की इमेजेस बनाया करते थे उस समय पे। फिर जैसे कि मैंने बताया उस समय पे टेम्पल अथॉरिटीज बहुत स्ट्रांग थी, तो टेम्पल अथॉरिटीज अपनी दौलत का इस्तेमाल करती थी ट्रेड को फाइनेंस करने के लिए, बैंकिंग को फाइनेंस करने के लिए। तो होता यह था कि भाई इन टेम्पल्स के चारों तरफ बहुत सारे पादरी प्रीस्ट आ गए थे, वर्कर्स आ गए थे, आर्टिस्ट आ गए थे, ट्रेडर्स आ गए थे, वो सब टेम्पल के चारों तरफ भाई सेटल हो गए थे। फिर बहुत सारे पिलग्रिम्स भी आ रहे थे यहाँ पे। अब इन प्रीस्ट, वर्कर्स, आर्टिसंस, ट्रेडर्स और पिलग्रिम्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए बैंकिंग फैसिलिटीज चाहिए। तो ट्रेडर्स को काम करने के लिए पैसा उधार पे चाहिए, तो बैंक इनको पैसा उधार पे देगी। फिर ट्रेडर्स धीरे धीरे धंधा कर करके अपना ब्याज पटाएंगे। तो इस तरीके की चीजों को अवेलेबल कराना भी काम क्या हो गया, टेम्पल अथॉरिटीज का। वैसे तो देखिए ये सब काम किसका होता है भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। क्या आज की डेट में गांव में लोन देना है किसानों को, तो इस चीज का प्रावधान कौन करेगा, या तो स्टेट गवर्नमेंट करेगी या सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। तो कुल मिला के ये जो प्रीस्ट थे, वर्कर्स थे, आर्टिसंस थे, ट्रेडर्स थे, उन मंदिरों में ये सब अवेलेबल करना किसका काम था, राजा का काम था। पर राजा ने पावर किसको दे दी थी, टेम्पल अथॉरिटीज को। टेम्पल अथॉरिटीज में ऑब्वियसली राजा के रिप्रेजेंटेटिव भी बैठते थे दोस्तों, तो फिर वो टेम्पल अथॉरिटीज ऑन द बिहाफ ऑफ राजा ये सब चीजें अवेलेबल कराती थी इन लोगों को। तो टेम्पल टाउन्स वहां पे बहुत तेजी से ग्रो करेंगे। तो आप देखोगे कि इंडिया भर में बहुत सारे, और केवल ये चोला राज में नहीं हर राज्यों में आप देखेंगे कि बहुत सारे शहर ना टेम्पल के चारों तरफ ग्रो किए हैं। जैसे कि मध्य प्रदेश में एक जगह है विदिशा, जिसको आप भिलसा भी बोलते हो, वहां पे एक टेम्पल है भिला स्वामिन। फिर वहीं पे आप गुजरात में चले जाएंगे तो सोमनाथ है, बहुत ही प्यारा टेम्पल है, आप जाके देखिए दोस्तों। आज भी इस टेम्पल में जगह जगह आपको सोना दिख जाएगा। पीछे की तरफ समुंदर है, बहुत ही खूबसूरत जगह है। यहीं पे आया था महमूद ऑफ गजनी लूटने के लिए। आगे बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट टेम्पल टाउन्स की बात करें इंडिया में, तो भैया तमिलनाडु में मीनाक्षी टेम्पल है, मदुरई में बहुत ही जबरदस्त टेम्पल है। आप उसके स्ट्रक्चर को देख के आओ हो जाओगे। मैं बहुत छोटा था वहां पे गया था, बहुत ही सुंदर जगह है। और कांचीपुरम में भी भाई टेम्पल है। फिर आंध्र प्रदेश में तिरुपति में। तो ये सब टेम्पल टाउन्स थे, वहां पे टेम्पल आया और फिर टेम्पल के चारों तरफ सेटलमेंट्स ग्रो करे। आप मदुरई के मीनाक्षी टेम्पल में जाओगे ना, अगल बगल टेम्पल के भाई इतनी भीड़ है, देख के लगेगा कि भैया क्या सारी ग्रोथ टेम्पल के चारों तरफ ही हो गई है क्या। अब आगे बात करते हैं, जो पिलग्रिमेज सेंटर्स थे वो धीरे धीरे टाउनशिप में बदल गए। यानी होता क्या था, देखिए टेम्पल्स को विजिट करने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। अब ऑब्वियसली बात है, टेम्पल का जो इनिबिएट इलाका है, चारों तरफ का जो इलाका है, अब वहां पे तो यार रहने की जगह होगी नहीं उतनी। तो ये जो पिलग्रिम्स आ रहे हैं उनको थोड़ा दूर पे एक सेंटर पे एकोमोडेट कराया जाएगा, और धीरे धीरे इनका टर्न लगेगा कि अब आके आप मंदिर में पूजा कर सकते हैं।
तो ये पिलग्रिम पिलग्रिम समझ रहे ना क्या होता है? पिलग्रिम वो लोग होते हैं दोस्तों जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं अपने भगवान के दर्शन करने के लिए, इनको पिलग्रिम्स बोलते हैं। जैसे कि हम लोग जाते हैं माता का दर्शन करने के लिए वैष्णो देवी में, तो हम पिलग्रिम्स हैं। ठीक है दोस्तों, हुएन त्सांग इंडिया में आया था बुद्धिस्ट स्कूल्स को पढ़ने के लिए, बुद्धिस्ट प्लेसेस पे जाने के लिए, जो प्लेसेस बुद्धा की लाइफ से एसोसिएटेड थे, जैसे कि सारनाथ हो गया, बोध गया हो गया, वहां पे जाने के लिए। तो हुएन त्सांग क्या था? पिलग्रिम था। तो ये पिलग्रिम जहां पे बहुत ज्यादा आने लगे, वो पिलग्रिम सेंटर धीरे धीरे टाउनशिप में बदल गए। तो वृंदावन उत्तर प्रदेश में पिलग्रिम सेंटर है, तमिलनाडु में तिरुवनमलई पिलग्रिम सेंटर है। फिर दोस्तों और अगर हम रिलीजियस प्लेसेस की बात करें तो राजस्थान में एक जगह है अजमेर नाम की। ये जो अजमेर जगह थी वो चौहान किंग्स के अंदर की इनकी कैपिटल थी। चौहान किंग्स का राज आपका बताया था मैंने फ्रेंड्स, दिल्ली में भी था चाहमनास। ठीक है, चाहमनास का पहले तोमर डायनेस्टी आई दिल्ली में, फिर चाहमनास आए जो कि ये चौहान थे। तो भाई अजमेर कैपिटल थी इन चौहान किंग्स की, कब? 12वीं शताब्दी में। बाद में मुगलों का सूबा हो गया। तो यहाँ पे अजमेर में देखेंगे कि बहुत सारे हिंदू प्लेस ऑफ वर्शिप आए, बहुत सारे मुस्लिम प्लेस ऑफ वर्शिप आए, रिलीजियस को एग्जिस्टेंस यहाँ देखने को मिला। फिर बाद में यहाँ पे एक सूफी सेंट आए जिनका नाम था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने अपने सूफी ऑर्डर को यहाँ पे अजमेर में सेटल किया। आज की डेट में ख्वाजा निजामुद्दीन की दरगाह है, वहां पे आप जाइए, बहुत ही प्यारी सी जगह है, बहुत सुकून सा मिलेगा आपको वहां पे, मैं भी गया हूँ वहां पे। अजमेर के पास एक लेक है पुष्कर नाम की, जयपुर से थोड़ा दूर जाके पुष्कर लेक पड़ती है, वहां पे भी पिलग्रिम्स बहुत समय से आते रहे हैं। उस लेक के चारों तरफ देखोगे आप मंदिर ही मंदिर है, होटल ही होटल है। फिर हम आगे बात करते हैं नेटवर्क ऑफ स्मॉल टाउन्स की, ये क्या चीज है? तो देखिए बड़े टाउन्स के बारे में हमने देखा फ्रेंड्स, उसी समय पे हमारे सब कॉन्टिनेंट में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, चाहे सेंट्रल इंडिया हो, नॉर्दर्न इंडिया हो, साउदर्न इंडिया हो, भैया बहुत सारे छोटे छोटे टाउन भी बहुत सारे इमर्ज हुए। और मोस्ट प्रॉब्ली हुआ ये कि एक जगह पे बहुत सारे विलेजेस ने मिलके जब सेंट्रलाइज तरीके से चीजों को मैनेज करना शुरू हुआ तो वो एक छोटा टाउन में बदल गया, स्मॉल टाउन में बदल गया। और हर टाउन की खास बात होती थी कि उसमें होती थी एक मंडपिका। अब मंडपिका क्या होती थी? तो भैया इसको बोलते थे मंडी। यानी हर टाउन में एक मंडी हुआ करती थी। उस मंडी में भाई आसपास के गांव वाले सब लोग अपना पैदा की हुई चीज, ऑब्वियसली बात है विलेजेस में लोग क्या पैदा करेंगे, या तो घड़े पैदा करेंगे, कुम्हार होंगे, या भाई अपना धान पैदा करेंगे, या कोई एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट होगा, मीट होगा, अंडे होंगे, यही सब चीजें पैदा करेंगे और वो लाके वो पास की उस मंडपिका में बेचेंगे। तो मंडपिका क्या होता है लिख लीजिए आप। उसके बाद इन्हीं स्मॉल टाउन्स में छोटी छोटी मार्केट स्ट्रीट्स भी होती थी जिनको आप बोलते थे हाट या हट्टा बोलते थे उस समय पे, तो हट्टा भी लिख लीजिए क्या होता था। इन हट्टाओं में भैया लाइन से दुकानें हुआ करती थी। और जब बात आती है दोस्तों मार्केट्स की और खासकर मार्केट स्ट्रीट्स की, तो आप देखोगे आज की डेट में भी फिनोमिना एग्जिस्ट करता है और उस समय पे भी फिनोमिना था कि भैया एक छोटे टाउन में अलग अलग स्ट्रीट्स होंगी और एक स्ट्रीट्स में एक ही तरीके के लोग बैठे होंगे। यानी एक स्ट्रीट में आपको केवल कुम्हारी कुम्हार नजर आएंगे, एक स्ट्रीट में आपको केवल ऑयल प्रेसर्स नजर आएंगे, केवल तेल बेचने वाले नजर आएंगे, एक स्ट्रीट में सिर्फ आपको लोहार नजर आएंगे, एक स्ट्रीट में आपको केवल पत्थर से चीजें बनाने वाले लोग नजर आएंगे। तो मतलब टाउन टू टाउन, अच्छा देखिए ये जो मार्केट्स का अरेंजमेंट था दोस्तों, ये टाउन टू टाउन थोड़ा बहुत वेरी भी करता था, पर जो जनरलाइज्ड आउट पर्सपेक्टिव था वो यही था। यानी हर जगह पे एक मंडी होगी, सेंट्रलाइज्ड मंडी, और आसपास में जो मार्केट्स होंगे वो मार्केट्स स्ट्रीट वाइज बटे हुए होंगे। आज की डेट में आपको ज्यादातर शहरों में इस तरीके के अरेंजमेंट्स देखने को मिल जाते हैं। अब कुछ ट्रेडर्स वहां पे ऐसे हुआ करते थे जो केवल एक टाउन में ऑपरेट करते थे, कुछ ट्रेडर्स ऐसे हुआ करते थे जो टाउन टू टाउन, सिटी टू सिटी घुमा करते थे। वो एक टाउन से किसी एक चीज को खरीदेंगे जो वहां सस्ती मिलेगी, दूसरे टाउन में जाएंगे वहां पे उस चीज को बेचेंगे और उससे जो एक्स्ट्रा चीज होगी उससे वो पैसा कमा लेंगे। तो बहुत सारे ट्रेडर्स दिख जाएंगे, जो ट्रेडर्स थे वो बहुत सारी चीजों के बिजनेस में, ट्रेड में इन्वॉल्व थे, जैसे कि वो घोड़े, नमक, कैम्फर, सैफरॉन, बेटलनेट, फिर मसाले, इन सब की चीजों को वो ट्रेड में यूज करते थे, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, वहां पे बेचना, इस तरह की चीजें हुआ करती थी। देख सकते हैं दिस इज द सॉर्ट ऑफ मार्केट ऑफ दैट टाइम। यहाँ गाय, लोग बोरिया में लोग धान बेच रहे हैं, इस तरह की चीजें बेचते हुए आपको नजर आ रहे हैं दोस्तों। तो इस तरह ये मार्केट का एक सीन है, थोड़ा पुराना सा सीन लग रहा है। आज के डेट में मार्केट्स और हम लोग की जो कंस्ट्रक्शन है थोड़ी हाई फाई हो सकती है। पुराने डेट्स के मार्केट्स को देखना तो फ्रेंड्स गल्फ कंट्रीज में चाहिए, इजिप्ट में जाइए, वहां पे थोड़े पुराने लेआउट के मार्केट्स दिख जाएंगे। मेरा प्लान है जाने का, आपको मौका मिले तो बिल्कुल जाइए, क्योंकि मुझे इन सब चीजों में इंटरेस्ट है। अब सबको इंटरेस्ट नहीं आता, वो एक अलग बात है। फिर आगे देखते हैं दोस्तों, कोई तो लोकल लेवल पे अथॉरिटी होगी जो इन टाउन्स को कंट्रोल करेगी। अब मिडल इंडिया में जो सेंट्रलाइज, जो बड़े बड़े इलाकों में जो रूलर हुआ करता था, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए चोला रूलर्स। अब चोला रूलर्स बड़े बड़े सिटीज में तो उन्होंने अपना कंट्रोल स्थापित कर रखा है, लेकिन उनसे बहुत दूर छोटे छोटे से टाउन्स हैं। उन टाउन्स पे कंट्रोल कौन करता था? तो वहां पे सामंत का कंट्रोल होता था। बाद में सामंत को जमींदार कहा जाने लगा।
तो ये सामंत अपने उस लोकल इलाके में बड़ा सा फोर्टिफाइड पैलेस बनवाएगा अपने रहने के लिए, और वही आपका कंट्रोल करेगा इन टैक्सेस को, ट्रेडर्स को। कुछ केसेस में सामंत इंडिपेंडेंट हुआ करते थे और कुछ केसेस में सामंत जाके सेंट्रल अथॉरिटीज को रिपोर्ट किया करते थे। तो ये सामंत क्या करेगा, तो वहां पे जो धंधे वाला पर्सन होगा, बिजनेसमैन होगा, ट्रेडर होगा, आर्टिसन होगा, उस पे वो टैक्स इंपोज करेगा। कभी कभी ये सामंत क्या करते थे कि वहां पे जो टेम्पल हुआ करता था, मेन टेम्पल, अगर वो एक टेम्पल टाउन है, तो इन ट्रेडर्स पे, इन आर्टिस्ट से टैक्सेस कलेक्ट करने की ताकत उन्होंने लोकल टेम्पल्स को दे दी। बहुत सारे इन टेम्पल्स को रिच अमीर मर्चेंट्स ने बनवाया। ठीक है दोस्तों, और जब इस सामंत ने ये ताकत, टैक्स को कलेक्ट करने की ताकत लोकल टेम्पल्स पे दी, तो इस राइट को, इस ताकत को रिकॉर्ड किया गया इंस्क्रिप्शंस पे। ऐसे कई इंस्क्रिप्शंस आज की डेट में हमको मिले हैं दोस्तों। फिर हम देखा जाए कि उस समय के मार्केट्स में किस किस तरीके के टैक्स लगाए जाते थे। तो राजस्थान से 10वीं शताब्दी का इंस्क्रिप्शन मिला है, तो बताया जाता था कि चीनी पे जैगरी, डाइस, थ्रेड, कॉटन, कोकोनट, सॉल्ट, एरिका नट्स, बटर, सीसम ऑयल, क्लॉथ, इन सब पे टैक्सेस लगा करते थे दोस्तों। फिर ट्रेडर्स पे भी टैक्सेस लगा करते थे, जो मेटल गुड्स बेचते थे, ऑयल बेचते थे, कैटल फॉडर, लोड्स ऑफ ग्रेन। तो भाई बहुत तरीके के कैश लगा करते थे। और टैक्स भी दो तरीके के थे दोस्तों, या तो कुछ टैक्स आपके कैश के फॉर्म में ले लिया जाएगा, और या फिर कुछ चीज ही आपसे कुछ हिस्सा ले लिया जाएगा, या कहा जाएगा लोड्स ऑफ ग्रेन। मान लीजिए 50 बोरी लेके जा रहे हो, तो कह रहा भैया 50 बोरी में से 5 बोरी हमें दे दो, ये हमारा टैक्स हो गया। जो भी उस समय का टैक्स का रेट रहा होगा उस हिसाब से टैक्स कलेक्ट किया जाता होगा। फिर हम लोग बात करते हैं ट्रेडर्स की, छोटे ट्रेडर्स, बड़े ट्रेडर्स। तो देखिए बहुत अलग अलग तरीके के ट्रेडर्स थे दोस्तों। इन ट्रेडर्स में आपके बंजारास भी थे। अब ये जो बंजारा है, इनके बारे में हम लोग चैप्टर 7 में पढ़ेंगे। चैप्टर 7 में काफी कुछ बता रखा है बंजारास के बारे में। ओके, बहुत सारे ट्रेडर्स ने अपनी एसोसिएशंस बनाई। जो लोग घोड़ों की ट्रेडिंग करते थे वो उन्होंने अपनी एसोसिएशन बनाई। दोस्तों बात ये थी, इन हॉर्स ट्रेडर्स को जगह जगह पे जाके अपने हॉर्सेस बेचने पड़ते थे, कोई एक फिक्स मार्केट नहीं था इनका, इसलिए ये हमेशा ऑन द मूव रहते थे। और ये जो हॉर्स ट्रेडर होते थे ना दोस्तों, ये अपनी एसोसिएशन बनाते थे, और एसोसिएशन का एक हेड होता था, एक नेता होता था, एक सरदार होता था, और वो सरदार वॉरियर्स से नेगोशिएट करता था ऑन बिहाफ ऑफ दिस हॉर्स ट्रेडर्स। क्योंकि इनके घोड़ों को कोई नॉर्मल आदमी तो खरीदेगा नहीं भाई, आर्मी के लोग खरीदेंगे, क्योंकि आर्मी के लोगों में घोड़ों की जरूरत पड़ती है। उनके जो सैनिक होंगे वो घोड़ों पे सवार होकर जंगे लड़ेंगे, इधर उधर जाएंगे। तो भैया वॉरियर्स और मिलिट्री कमांडेंट्स और राजा यही सब घोड़े खरीदेंगे, तो घोड़े इनसे निगोशिएट करते थे, हॉर्स ट्रेडर से। निगोशिएट करने के लिए बीच में हेडमैन होता था। फिर जब ये ट्रेडर्स अपना एसोसिएशन बना के एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, तो उस समय पे मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन तो था नहीं दोस्तों। तो भैया जंगलों से निकलते थे, बहुत सारे राजा रजवाड़ों से निकलते थे, अपना खुद का कैरावन बना लेते थे और अपनी गिल्ड बना लेते थे। कैरावन समझ लीजिए फ्रेंड्स, कैरावन होता है एक बहुत बड़ा सा ग्रुप, ठीक है। गिल्ड होता है, गिल्ड्स देखिए सारे ट्रेडर्स ने बनाया है, अलग अलग ट्रेडिंग गिल्ड ने अपने अपने गिल्ड्स बनाए हैं। ओके दोस्तों, अब जब ये पूरा का पूरा कैरावन चलेगा, तो इस कैरावन में कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनको थोड़ा बहुत लड़ना लुड़ना भी आता होगा, कि बीच में अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो हम उस चीज को हैंडल कर लें। ऐसे बहुत से गिल्ड्स बने थे भाई साउथ इंडिया में, फ्रॉम 8th सेंचुरी ऑनवर्ड्स। एक जो इंपॉर्टेंट गिल्ड्स जिन नाम है वो है मणिग्रामम और नाना देसी। तो लिख लीजिए कि भाई ये मणिग्रामम और नाना देसी क्या है दोस्तों। और ये जो गिल्ड्स थे वो इंडियन पेनिनसुला में भी ट्रेड करते थे, साथ साथ साउथ ईस्ट एशिया और चाइना में जाके भी ये लोग ट्रेड करा करते थे। मणिग्रामम और नाना देसी क्या है, ये अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर लीजिए। यूपीएससी प्रीलिम्स में, यूपीपीसीएस किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ओके दोस्तों, फिर बहुत सारी और कम्युनिटीज भी थी दोस्तों। चेतियार कम्युनिटी, मारवाड़ी ओसवाल कम्युनिटी। ओसवाल से कुछ याद आ रहा है क्या? क्या आज की डेट में ओसवाल नाम की कोई ब्रांड है क्या? बिल्कुल है दोस्तों। तो आप समझिए दोस्तों, ये मारवाड़ी ओसवाल की कम्युनिटी, ये चेतियार कम्युनिटी, ये कम्युनिटीज उस समय पे मीडिवल इंडिया से ट्रेड कर रही हैं, और आज की डेट में ये हमारी कंट्री की प्रिंसिपल ट्रेडिंग ग्रुप्स बन गए हैं। गुजरात के लोगों को अच्छा ट्रेडर्स कहा जाता है। उस समय पे भी गुजराती ट्रेडर्स बहुत एक्टिव थे। तो गुजराती ट्रेडर्स में हिंदू बनिया भी थे, मुस्लिम बोहरा भी थे, और ये भैया दुनिया भर में ट्रेड करते थे। तो रेड गल्फ में भी इनका ट्रेड चलता था, रेड सी में, पर्शियन गल्फ में भी इनका ट्रेड चलता था, ईस्ट अफ्रीका में भी इनका ट्रेड चलता था। अब एटलस खोलिए और इस रेड सी को और पर्शियन गल्फ को अपने मैप पे देखिए। यहां देखिए दोस्तों, यहां आपको रेड सी नजर आ रहा है, ठीक है। मेरा ये तो आपको नजर नहीं। अब यमन पे देखिए दोस्तों, और दिजिबुती देखिए। यमन और दिजिबुती के बीच में ये जो पतली सी पानी की बॉडी निकल रही है ना दोस्तों, इसको आप बोलते हो बाब अल मंदाब। वहीं पे ईरान के और सऊदी अरेबिया के बीच में आपको यहां पे दिख रहा है पर्शियन गल्फ। ये पर्शियन गल्फ इस गल्फ ऑफ ओमान से जो जुड़ रहा है ना, इसके बीच में जो स्ट्रेट पड़ रहा है ना, इसको आप बोलते हो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो दो इंपॉर्टेंट चीजें मैंने बताई, एक तो आपको पर्शियन गल्फ की लोकेशन बताई, यहाँ पे रेड सी की लोकेशन बताई है।
पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को जोड़ने वाला है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, और यहाँ पे ये रेड सी जो आपका निकल रहा है दिजिबूती के पास, ये छोटी सी जो बॉडी है जो दिजिबूती और एडन जो कि यमन में है इसको अलग कर रहे हैं, इसको बोलते हैं बाब अल मंदाब। ओके दोस्तों, तो मैप पे भी मैंने ये चीजें आपको दिखा दी दोस्तों। उसके आगे बात करते हैं कि ये जो ट्रेडर्स थे ये लोग क्या करते थे, तो भाई टेक्सटाइल बेचा करते थे, मसाले बेचा करते थे इंपोर्ट्स में। उसके बाद ये लोग अफ्रीका से सोना और आइवोरी लेके आया करते थे, स्पाइसेस टिन लेके आया करते थे, चाइनीज ब्लू पॉटरी, सिल्वर लेके आया करते थे दोस्तों साउथ ईस्ट एशिया और चाइना से, और उसको इंडिया में लाके बेचा करते थे। आप देखोगे कि जो इंडिया का जो सब कॉन्टिनेंट है इसके वेस्टर्न पोर्ट्स पे अरब ट्रेडर्स डोमिनेट करते थे। अरब ट्रेडर्स के साथ साथ पर्शियन भी थे, यहाँ पे चाइनीज भी थे, ज्यूइश भी थे, सीरियन क्रिश्चियन ट्रेडर्स भी थे। बहुत अलग अलग कम्युनिटीज के लोग रह के यहाँ पे ट्रेड कर रहे थे। इंडिया के मसाले और कपड़े पूरी दुनिया में फेमस थे, यूरोप में तो गजब फेमस थे ये। तो भाई रेड सी पोर्ट पे जब पहुंचते थे मसाले और कपड़े, वहां पे बहुत सारे इटालियन ट्रेडर्स थे, यूरोपियन ट्रेडर्स थे जो उनको खरीदते थे। अब चूंकि रोमन अंपायर एक समय पे पूरी मेडिटेरेनियन सी में छाया हुआ था, तो पहले रोमन्स थे यहाँ पे। बाद में आप देखोगे कि ओटोमन अंपायर आ जाएगा, वो रोमन अंपायर के को खत्म करेगा, वहां पे ओटोमन अंपायर फैलेगा। तो आप देखोगे कि भाई यूरोप का जो कनेक्शन था इंडिया के साथ वो टूट जाएगा। उसके बाद पुर्तगीज एक रास्ता ढूंढेंगे समुद्र के रास्ते इंडिया पहुंचने का, क्योंकि स्पाइसेस और क्लॉथ के ट्रेड को वो इंडिया से जारी रखना चाहते थे। तो ये पूरी कहानी है। इस कहानी को मैंने स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री में एक्सप्लेन किया है, तो अगर अब तक आपने नहीं देखी है जाके जरूर देखें, काम की चीजें आपको देखने को मिलेंगी। फिर स्पाइसेस का ट्रेड था। कौन कौन सी स्पाइसेस, तो पेपर, सिनेमन, नटमेग, ड्राइड जिंगर, ये सब बेचे जाते थे क्योंकि ये ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स में ग्रो होते थे, और यूरोप में आपको ट्रॉपिकल क्लाइमेट थोड़ा कम मिलता है। धीरे धीरे ये यूरोपियन कुकिंग का पार्ट भी बन रहे थे। कॉटन क्लॉथ उनको बहुत अच्छा लगता था। बहुत सारे यूरोपियन ट्रेडर्स इंडिया में आ रहे थे। जैसा कि मैंने बताया, जब तक रोमन एम्पायर का राज पूरा फैला हुआ था मेडिटेरियन ओशन के आसपास, उस समय तक जो इटालियन ट्रेडर्स थे वो रेड सी के पोर्ट्स को डोमिनेट करते थे। फिर जैसे ही देखोगे कि भाई ओटोमन एम्पायर की यहाँ पे एंट्री होगी, यूरोपियन से को यहाँ से खदेड़ दिया जाएगा, तो फिर पोर्तुगीज परचम संभालेंगे और पूरा का पूरा अफ्रीकन सब कॉन्टिनेंट को ट्रैवर्स करके वो इंडिया पहुंचेंगे। सबसे पहले कौन आएगा, वास्को डी गामा, जिसके बारे में स्पेक्ट्रम में मैंने बताया है। अब यहाँ पे हम लोग काबुल के बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। काबुल का जो लैंडस्केप है दोस्तों अफगानिस्तान में पड़ता है। काबुल बिल्कुल रग्ड माउंटेनस पहाड़ है। काबुल भाई 16th सेंचुरी में पॉलिटिकली और कॉमर्शियली बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। क्यों? क्योंकि काबुल और कांदाहार जो कि अफगानिस्तान में, इनके थ्रू गुजरता था सिल्क रूट ऑफ चाइना, और इस सिल्क रूट के थ्रू बहुत तगड़ा ट्रेड होता था। तो भैया हॉर्सेस ट्रेड किए जाते थे इस रूट के थ्रू। 17th सेंचुरी में एक डायमंड मर्चेंट था जिसका नाम था जीन बैप्टिस्टे टैवर्नियर। इसने अंदाजा लगाया, एस्टिमेट किया कि काबुल अफगानिस्तान में जो हॉर्स ट्रेड की कीमत है वो है 30,000 रुपए सालाना। और उस समय के 30,000 बहुत ज्यादा है, उस समय के 30,000 अभी के $1 मिलियन बिलियन डॉलर समझ लीजिए दोस्तों। ओके, तो कैमल्स पे, इन रास्तों पे ड्राइड फ्रूट्स, डेट्स, कारपेट, सिल्क, फ्रेश फ्रूट्स चढ़ा के काबुल से सब कॉन्टिनेंट में और दूसरी जगहों पे लेके जाया करते थे। इन्हीं रास्तों से स्लेव्स का भी ट्रेड होता था। तो काबुल भले ही वो एक ड्राई टेरेन थी, माउंटेनस टेरेन थी, रग्ड टेरेन थी, पर इंपॉर्टेंट क्यों हो गया? चूंकि एक इंपॉर्टेंट जंक्शन पे पड़ रहा था, सिल्क रूट पे पड़ रहा था। फिर हम टाउन्स में क्राफ्ट्स की बात करेंगे। देखिए बिदार के जो क्राफ्ट्स पर्सन थे वो बहुत फेमस हो गए। क्यों फेमस हो गए दोस्तों? क्योंकि जो उनका इनले वर्क था कॉपर पे और सिल्वर पे, वो बहुत अच्छा था, और इनको कहा जाने लगा बिदरी। इनले वर्क क्या होता है दोस्तों? मान लीजिए कॉपर और सिल्वर की चीज पे खोदा खादी करके आपने कुछ इंट्रिकेट पैटर्न ऑफ डिजाइन बना दिया, तो उसको बोलते हैं आप इनले वर्क। और ये इंटीग्रेट पैटर्न ऑफ डिजाइन केवल कॉटन सिल्वर पे नहीं, सिर्फ कॉपर या सिल्वर पे नहीं बनता, ये बाकी मेटल्स पे, कपड़ों पे, कहीं पे भी, दीवालों पे, कहीं पे भी बन सकता है। तो इनले वर्क्स बहुत अलग अलग तरीके के होते थे। ये जो बिदार के क्राफ्ट्स पर्सन थे, कॉपर सिल्वर पे अच्छा करते थे, इनका नाम पड़ गया बिद्री। बिद्री क्या होता है लिख लीजिए। फिर पांचालास और विश्वकर्मा, ये कौन थे? ये कम्युनिटीज थी। इसमें भाई आपके सोनार थे, ब्रॉन्ज स्मिथ थे, लोहार थे, मिस्त्री थे, कारपेंटर्स थे, और इन सब तरीके के प्रोफेशन के लोगों की कहां जरूरत पड़ेगी भाई? टेम्पलों को बनाने में। तो भैया पैलेसेस को बनाने में, बिल्डिंगों को बनाने में, टैंक रिजर्वायर्स को बनाने में इनकी बहुत जरूरी थी दोस्तों। फिर भाई दो वीविंग कम्युनिटी बहुत आगे बढ़ के आई। तो सलियार वीविंग कम्युनिटी पहले बता चुका हूं मैं आपको, और एक कैकोलार्स वीविंग कम्युनिटी। तो भाई ये सलियार और कैकोलार्स ये वीविंग कम्युनिटीज थी, इनको नोट्स में आपने इनकॉर्पोरेट कर लिया होगा। ये लोग भैया टेम्पल्स को भी डोनेशन देते थे, क्योंकि वीविंग कर करके काफी अमीर हो गए थे, प्रॉस्परस हो गए थे, तो डोनेशन काफी दिया करते थे। जो भी वहां पे उस समय पे अमीर हो जाता था वो अपने सोशल स्टेटस को बढ़ाने के लिए डोनेशन देता था।
फिर इस समय पे जब कपड़ों का ट्रेड बहुत तेजी से बढ़ रहा था तो कपड़ों के ट्रेड में स्पेशलाइजेशन होने लगा, तो कपड़ों के बनाने के लिए जो अलग अलग जो स्टेप्स थे उन अलग अलग स्टेप्स में अलग अलग लोग स्पेशलाइज करने लगे। तो भैया कॉटन की क्लीनिंग में अलग लोग इन्वॉल्व है, स्पिनिंग में अलग लोग इन्वॉल्व है, डाइंग में अलग लोग इन्वॉल्व है। तो ये सब इंडिपेंडेंट क्राफ्ट बन गए और इन हर इंडिपेंडेंट क्राफ्ट की अपनी अपनी कीमत हुआ करती थी दोस्तों। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक इनले वर्क आपको नजर आ रहा है दोस्तों। ये एक कपड़ा है और इस कपड़े के ऊपर स्टिचिंग करके अलग अलग रंग के धागे से देखिए कितना सुंदर इनले वर्क दिखाया गया। तो दिस इज अ सॉर्ट ऑफ इनले वर्क ऑन द क्लॉथ। अब हम बात करेंगे दोस्तों द चेंजिंग फॉर्च्यून ऑफ टाउन्स के बारे में। धीरे धीरे आप देखोगे फ्रेंड्स, अहमदाबाद जो कि गुजरात में है वो धीरे धीरे बहुत इंपॉर्टेंट टाउन में कन्वर्ट हो गया। इस तरीके से और भी बहुत सी मेजर कॉमर्शियल सिटीज बनी और कुछ सिटीज थी जैसे थांजावुर की इंपॉर्टेंस गिरने लगी। अब देखिए, जब थांजावुर में चोलास का राज था तो थांजावुर ऑब्वियसली ऊपर जाना था, जब चोला का राज खत्म हो गया तो वो नीचे जाने लगा। जहां जहां पे इलाकों में आप देखोगे कि रूलर्स डोमिनेट कर रहे हैं तो रूलर्स अपनी कैपिटल को तो अच्छा बना के रखेगा, तो कैपिटल भी अच्छी बन जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल मुर्शिदाबाद नाम की एक जगह है, यहाँ पे कॉलेज भी है एमडीआई मुर्शिदाबाद। एमबीए करने वाले लोग जाते हैं, मेरे एक दोस्त ने यहाँ से एमबीए किया, वो बोलता था यार ये बहुत बकवास जगह है मुर्शिदाबाद, कुछ नहीं है यहाँ पे, कुछ घूमने को नहीं। पर उसको क्या पता कि मुर्शिदाबाद इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कल्चरल सेंटर, एक बहुत इंपॉर्टेंट कल्चरल सेंटर हुआ करता था मुर्शिदाबाद एक टाइम पे। वेस्ट बंगाल में है, भागीरथी नहर के किनारे। एक समय पे 1704 में बंगाल की कैपिटल हुआ करता था और सिल्क का बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर होता था। एक सुल्तान था बंगाल का, मुर्शीद कुली खान। मुर्शीद कुली खान के नाम पे मुर्शिदाबाद पड़ा है। मुर्शीद कुली खान के बाद अली वर्दी खान आएगा, ये सब खैर मैं आपको अलग हिस्ट्री में बताऊंगा दोस्तों। तो मुर्शिदाबाद का नाम पड़ा है मुर्शीद कुली खान के नाम पे। बंगाल के कैपिटल थी 1704 में, बहुत इंपॉर्टेंट सिल्क सेंटर था। लेकिन आज की डेट में आप वहां पे जाइए, मुर्शिदाबाद कुछ भी नहीं है दोस्तों। तो पहले यहाँ के मुर्शिदाबाद के जो सिल्क वीवर्स थे, बाकी वीवर्स थे, कॉटन वीवर्स थे, वो भैया बड़े तगड़े हिट थे। फिर धीरे धीरे देखेंगे कि इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आएगा, वहां पे मिल खुलेंगी, टेक्सटाइल मिल्स खुलेंगे, टेक्सटाइल मिल से कपड़ा सस्ता सस्ता इंग्लैंड से यहाँ पे आ रहा होगा, तो ये वीवर्स जो कपड़ा बना रहे थे वो कंपटीशन के बाहर चला जाएगा। फिर हम देखते हैं हम्पी, मसूली, पटलम और सूरत को। यहाँ देखिए एक इमेज दिखा रखी है, एक दीवार यहाँ टूटी हुई है और दीवार के थ्रू हमको यहाँ पे एक वॉच टावर दिख रहा है, ये हम्पी का है। विजयनगर के एम्पायर की फोटो है ये। उस समय पे विजयनगर एम्पायर में हो सकता है सोल्जर्स इस टावर में खड़े होकर पहरा देते हो। तो द आर्किटेक्चर स्प्लेंडर ऑफ हम्पी की बात करते हैं आप। देखिए हम्पी लोकेटेड है कृष्ण तुंगभद्रा बेसिन में और ये एक न्यूक्लियस था, एक सेंटर था किसका, विजयनगर एम्पायर का। विजयनगर एम्पायर बना था 1336 में। कौन फाउंडर था विजयनगर एम्पायर का, आप जरा मुझे कमेंट्स में बताइए। सारी चीजें तो मैं आपको खिला नहीं सकता प्लेट में रख के। अब देखते हैं जो व्यूज मिले हैं हम्पी में वो इतने जबरदस्त हैं देखने में कि उनको देख के लगता है कि एक समय में भाई ये सिटी बड़ी जबरदस्त हुआ करती होगी और वेल फोर्टिफाइड सिटी थी, मतलब चारों तरफ दीवार बड़ी सी बनी हुई थी। इसको अटैक करना इतना आसान नहीं था। और खास बात इनकी दीवारों में बनाने में यह था दोस्तों, ये चीज तो मुझे भी बड़ी वो लग रही है कि किसी भी तरीके के सीमेंट या मोटर का इस्तेमाल नहीं किया गया था। आज की डेट में जब दीवारें लगाई जाती है क्या कहता है, ब्रिक्स रखा जाता है, फिर उसके ऊपर मोरंग सीमेंट का जो मिक्सचर होता है उसको लगाया जाता है, पेस्ट वाला पानी से मिला के उसके ऊपर दूसरी ईट रखी जाती है, दोनों चिपक जाते हैं। पर उस समय पे ऐसा नहीं था। इस समय पे जो ईंटों को लगाया गया था ना वो इंटरलॉकिंग के थ्रू लगाया गया था, किसी भी तरीके के सीमेंटिंग एजेंट का इस्तेमाल नहीं किया गया था इतनी बड़ी दीवारों को बनाने में। पता नहीं कैसे इंटरलॉक किया है, कुछ अलग ही तरीके के कारीगर होंगे भाई जिन्होंने इस तरीके की इंटरलॉकिंग से बनाई होगी दीवार। अब यहाँ पे छोटा सा फैक्ट है, ड्यूरिंग देयर रूल द विजयनगर रूलर्स took keen interest in building tanks and canals. The Anantaraj Sagar tank was built with a 1.37 किलोमीटर लॉन्ग earthen dam across the Maldevi river. तो भैया कह रहे हैं कि विजयनगर एम्पायर टैंक और कैनाल बनाने में इंटरेस्टेड थे और जरूरी भी था दोस्तों फ्रेंड्स। अब जो आवाम है उसको पीने के लिए पानी तो चाहिए ही। फिर उन्होंने अनंतराज सागर टैंक बनाया, 1.37 किलोमीटर लंबा यह टैंक था, मालदेवी रिवर से इसमें पानी आता था। फिर कृष्णदेव राय ने एक बड़ा सा ह्यूज स्टोन एम्बैंकमेंट बनाया दो हिल्स के बीच में, जिससे एक मैसिव लेक बनी विजयनगर के पास। ओके, और इस लेक से पानी आता था थ्रू एक्विडक्ट्स एंड चैनल्स टू द फील्ड्स एंड गार्डन्स ऑफ विजयनगर एम्पायर, जहां पे एग्रीकल्चर होता था। तो भैया कंस्ट्रक्शन में अच्छी खासी प्रोग्रेस कर ली थी उस समय के रूलर्स ने, भले ही टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस नहीं थी, कम्युनिकेशन की प्रोग्रेस नहीं थी उतनी, लेकिन बाकी चीजों में अच्छी खासी प्रोग्रेस कर ली थी इन राजा राजाओं ने। अब बात करेंगे अ फोर्टिफाइड सिटी। पुर्तगीज ट्रेवलर हैं डोमिनिगो पेस, उन्होंने हम्पी को देखो कैसे डिस्क्राइब कर रखा है। एट द एंट्रेंस ऑफ द गेट वेयर दोज पास हु कम फ्रॉम गोवा, this king has made within a very strong city fortified with walls and towers. These walls are not like those of other cities but are made of very strong masonry.
such as would be found in few other parts, and instead very beautiful rows of buildings made after their manner with flat roofs. यानी कहा जाता है कि देखिए इस हम्पी की जो लोकेशन थी, इस मैप में देखिए दोस्तों आपको हम्पी नजर आ रहा है ये एक मार्क के साथ, और इस हम्पी के अगर आप वेस्ट में जाएंगे तो आपको पणजी नजर आ रहा है। पणजी मतलब गोवा। अब देखिए गोवा से जो लोग इस रूट पे चलते होंगे, हम्पी की तरफ आते होंगे, तो वो हम्पी में पहुंचेंगे। तो यही बोल रखा है एट द एंट्रेंस ऑफ द गेट वेयर दोस पास हु कम फ्रॉम गोवा। तो भाई इसके गेट के सामने से गोवा से जो लोग आ रहे होते तो वो निकलते थे। यहाँ पे लोगों, जो राजा था आपका विजयनगर का, हम्पी में उसने बहुत जबरदस्त सिटी बनाई थी। सिटी के चारों तरफ वॉल्स और टावर्स थे, और ये वॉल बहुत स्ट्रांग थी, कमजोर वॉलें नहीं दी है। बाकी बहुत ही कम जगहों पे ऐसी वॉलें मिली हैं, बहुत स्ट्रांग मेजनरी से बनाई गई थी। और अगर आप अंदर इसके जाते हो तो भैया बड़ी ब्यूटीफुल रोज ऑफ बिल्डिंग्स मिलेंगी, फ्लैट रूफ्स हैं जिनकी बहुत ही सुंदर सा नजारा देखने को मिलेगा। ऐसा बोला पुर्तगाली ट्रैवलर डोमिनिगो पेस ने। और आपको पता ही भाई गोवा में तो पुर्तगीज इन्फ्लुएंस है ही। आगे बात करते हैं, आर्किटेक्चर भी हम्पी का काफी डिस्टिंक्टिव था। तो भैया जो रॉयल कॉम्प्लेक्स थे उसमें आर्केस बड़े जबरदस्त थे। तो आर्चेस क्या होते हैं दोस्तों, इस तरीके के स्ट्रक्चर को आर्चेस होते हैं। अगर आपने मेरी पहले की वीडियोस देखी है तो पता है। पिलर्ड हॉल्स थे भाई, डोम्स थे, वेल प्लान्ड ऑर्चर्ड्स थे, प्लेजर गार्डन्स थे जहां पे भैया एलीट लोग आके रहा करते होंगे। कुछ गार्डन्स नॉर्मल लोगों के लिए भी बनाए गए थे। तो भैया आप कह सकते हो कि जो आर्किटेक्चर था विजयनगर एम्पायर का तगड़ा था। आज भी जब आप हम्पी में जाओगे ना दोस्तों, आपको ये आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा। जिनको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है वो लोग जा सकते हैं, जिनको इंटरेस्ट नहीं है उनको लगेगा कि क्या बकवास जगह पे आ गए खंडरों में। फिर 1560 सेंचुरी में जब विजयनगर एम्पायर बिल्कुल अपने टॉप पे था, तो ये जो हम्पी शहर था ना, जबरदस्त कॉमर्शियल और कल्चरल एक्टिविटीज यहाँ पे चल रही थी। तो मुस्लिम मर्चेंट्स भी आया करते थे, चेतीस भी आया करते थे, यूरोपियन ट्रेडर्स भी आया करते थे। तो पुर्तगीज मार्केट्स में आते थे हम्पी के काफी सारी ट्रेडिंग करने के लिए। बहुत सारी चीजें यहाँ पे आके वो बेचते थे, बहुत सारी चीजें वो यहाँ पे आके खरीद के लेके जाते थे। फिर यहाँ पे टेम्पल्स भी हब ऑफ एक्टिविटीज थे। हम्पी में जो टेम्पल था कल्चरल एक्टिविटीज के हब्स थे। यहाँ पे देवदासी हुआ करती थी जिनको आप टेम्पल डांसर्स बोलते थे। वो डीटी के सामने नाचते थे और रॉयल्टी और मासेस बैठ के इस नाच को देखते थे। सबसे आगे रॉयल्टी बैठेगी, पीछे की तरफ लोग खड़े होकर दूर दूर से उछल उछल के देखेंगे। फिर ये सब होता कहां था, तो ये होता था विरूपक्ष टेम्पल में। विरूपक्ष टेम्पल की मेन डीटी कौन है, तो है शिवा। अब हम्पी में बहुत सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते थे। एक इंपॉर्टेंट फेस्टिवल था जिसको आप बोलते थे महानवमी फेस्टिवल। आज की डेट में इसको नवरात्र भी कहा जाता था। इसको भाई सेलिब्रेट किया जाता था हम्पी में विरूपक्ष टेम्पल में। फिर आर्कियोलॉजिस्ट ने बताया कि महानवमी के समय पे एक प्लेटफॉर्म होता था। इस प्लेटफॉर्म पे किंग खड़े होते थे। इस प्लेटफॉर्म पे खड़े होके जो गेस्ट थे वो आके मिलते थे किंग से। किंग्स अपने सबऑर्डिनेट चीफ से ट्रिब्यूट्स लेते थे, पैसे लेते थे। यहीं पे बैठ के जो किंग था वो डांस और म्यूजिक को देखता था। यहीं पे बैठ के किंग्स, अगर कोई रेस्टलिंग हो रही हो तो उसको देखता था। किंग के तो भाई एंटरटेनमेंट के बतेरे साधन थे ना फ्रेंड्स। बाद में देखोगे दोस्तों कि गोलकोंडा सल्तनत, बीजापुर सल्तनत, अहमदनगर, बेरार और बिदार की सल्तनत मिलकर विजयनगर एम्पायर पे वॉर छेड़ देंगे 1565 में, और विजयनगर एम्पायर हार जाएगा। ओके, बट जब तक विजयनगर एम्पायर फ्लॉरिश कर रहा था, बहुत जबरदस्त फ्लॉरिश कर रहा था। एक वजह इस विजयनगर एम्पायर और बाकी के एम्पायर्स में लड़ने की ये थी कि जो बाकी एम्पायर से गोलकोटा, बीजापुर, अहमदनगर, बेरार, बिदार, दे वर मुस्लिम डोमिनेटेड एंड विजयनगर का रूलर हिंदू था। अब आगे हम लोग थोड़ा बहुत देखिए सूरत के बारे में देखेंगे। सूरत को बोला था गेटवे टू द वेस्ट। इसको देखने से पहले हम लोग देखते हैं कि एम्पोरियम क्या होता है। देखिए एम्पोरियम को नॉर्मली फ्रेंड्स हैंडीक्राफ्ट एम्पोरियम, टेक्सटाइल एम्पोरियम, कपड़ों से हम लोग एसोसिएट करते हैं। बट एम्पोरियम एक्चुअली में वो जगह होती है जहां पे बहुत अलग अलग प्रोडक्शन सेंटर्स से लाके गुड्स को एक जगह पे लेके आया जाता है और फिर उस जगह से उस गुड्स को बेचा जाता है। यानी कि एक जगह होगी एम्पोरियम नाम की, बहुत अलग अलग जगहों पे गुड्स यहाँ पे आएंगे और इस एम्पोरियम से वो गुड्स बेचे जाएंगे या किसी और दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट किया जाएंगे जहां उनको बेचा जाएगा। अब बात करते हैं सूरत की। सूरत जो कि प्रेजेंट डे गुजरात में पड़ता है, ये एम्पोरियम था वेस्टर्न ट्रेड का। मुगल पीरियड के दौरान ये सूरत बहुत इंपॉर्टेंट था। कहां पे है, तो इट इज अलोंग कैम्बे। कैम्बे को आप अभी आज की डेट में गल्फ ऑफ खंबत भी बोलते हैं। ओके, तो देखेंगे शुरू में सूरत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था दोस्तों। सूरत वाज द गेटवे फॉर ट्रेड विद वेस्ट एशिया। तो वेस्ट एशिया के लिए शिप्स यहां सूरत से निकलते थे और गल्फ ऑफ ओरमुज
आप इसको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी कह सकते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज मैं आपको इन मैप्स में दिखा चुका हूं। कहां थी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज? ये जो पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को जो स्ट्रेट जोड़ती है, इसको आप बोलते हो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ईरान और दुबई के बीच में है। ओके दोस्तों, तो ये आपकी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो सूरत को कहा जाता था गेट टू मक्का। ओके, बहुत सारे पिलग्रिम्स ने भी दुकानें यहां लगा रखी थी। अब देखिए दोस्तों, मक्का कहां पे है? मक्का पड़ता है आपका सऊदी अरेबिया में। जब मक्का जाते थे लोग, तो मक्का जाने के लिए जो शिप्स निकलते थे वो इसी सूरत से निकलते थे। अभी मक्का जाने का रास्ता क्या है वो भी मैं आपको यहां पे दिखाता हूं। इस नक्शे में आपको सऊदी अरेबिया में आपको ये मक्का दिख जाएगा दोस्तों। तो ये मक्का आप कह सकते हैं कि रेड सी के अलोंग ही सऊदी अरेबिया में मक्का है। सऊदी अरेबिया के आप कह सकते हो वेस्टर्न फ्रंटियर पे। तो भाई इंडिया से शिप चलेगी, इंडिया से शिप होती 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 बाब अल मंदाब से क्रॉस करेगी, यानी गल्फ ऑफ एडन के पास से निकलेगी, दिजिबूती से क्रॉस करती हुई, फिर सऊदी अरेबिया के वेस्टर्न एज पे यहाँ पे आपको मक्का नजर आ रहा है। यहाँ पे जाते थे शिप्स। तो सूरत में जो पिलग्रिम्स होते थे, जो इंडिया के मुस्लिम्स थे, जो मक्का में जाते थे भगवान के दर्शन के लिए, हज के लिए, तो वो ऑब्वियसली बात है सूरत से शिपों में बैठते थे और फिर ये शप उनको मक्का लेके आता था और फिर उसी रास्ते से वो वापस ले आता था। तो सूरत आप कह सकते हो कॉस्मोपॉलिटन सिटी थी। कॉस्मोपॉलिटन मतलब हर जगह के लोग मिलजुल के यहाँ पे रहते थे, हर कास्ट के, हर क्रीड्स के लोग यहाँ पे रहा करते थे। आप देखोगे जब 17th सेंचुरी आएगी तो पोर्तुगीज, डच और इंग्लिश ने भी अपनी फैक्ट्रीज और वेयर हाउसेस को सूरत में स्टैब्लिश किया। ओके, एक इंग्लिश क्रॉनिकल है ओविंगटन, उन्होंने सूरत पोर्ट के बारे में 1689 में लिखा था। उनका एक कहना था कि किसी भी एक एवरेज दिन पे लगभग 100 शिप अलग अलग देशों के यहाँ पे एंकर्ड रहते थे। आप सोचिए इतना जबरदस्त कॉमर्शियल और पोर्ट टाउन था सूरत उस समय पे। उस समय पे बहुत इंपॉर्टेंट था, आज भी इंपॉर्टेंट है पर उतना इंपॉर्टेंट नहीं रह गया। आगे देखते हैं। बहुत सारी रिटेल शॉप्स थी यहाँ पे, होलसेल शॉप्स थी, कॉटन टेक्सटाइल्स बेचे जाते थे। अच्छा, जो सूरत के टेक्सटाइल्स थे वो एक और चीजों के लिए फेमस थे, वो ज़ारी बॉर्डर के लिए फेमस थे। यानी कि इन कपड़ों का जो बॉर्डर था उस पर एक गोल्ड रंग की लेस लगाई जाती थी जिसको ज़ारी बॉर्डर कहते थे। वो लेस चिपका के भी लगाई जा सकती थी और वो लेस हो सकता है कि आपने सिल के भी लगाई हो। और भैया इनका जबरदस्त मार्केट था अफ्रीका, वेस्ट एशिया, यूरोप में। फिर सरकार ने, यानी कि जो स्टेट थी, उन्होंने बहुत सारे यहाँ पे न्यूमरस रेस्ट हाउसेस बना रखे थे ताकि लोग यहाँ पे आराम कर सकें, वो लोग जो कि बाहर के देशों से यहाँ पे आ रखे हैं। अच्छी अच्छी बिल्डिंगे, इन न्यूमरस प्लेजर पार्क्स, हर तरीके के लोग यहाँ पे होते थे। पोर्ट टाउन में तो आपको पता ही है सब कुछ ही होता है। फिर काठियावाड़ सेट्स यहाँ पे एक्टिव थे, महाजन एक्टिव थे जिनको आप मनी चेंजर्स कहते हैं। बड़े बड़े बिजनेस बैंकिंग हाउसेस थे सूरत में। और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सूरत की हुंडीज पूरी दुनिया में मानी जाती थी। कैरो इजिप्ट में मानी जाती, बसरा इराक में, एंटवर्प बेल्जियम में। अब हुंडी क्या होती है? हुंडी दोस्तों एक रिटन रिकॉर्ड होता है। यहाँ देखिए, इट इज अ नोट रिकॉर्डिंग अ डिपॉजिट मेड बाय अ पर्सन। यानी कि एक पर्सन ने, मान लीजिए सूरत में किसी ऑथराइज्ड एजेंट के पास कुछ पैसा जमा किया, तो वो एजेंट उसको एक हुंडी देगा। उस हुंडी में लिखा होगा कि इस पर्सन ने यहाँ पे इतना पैसा जमा कर रखा है, और उस हुंडी को ये पर्सन कायरो में दिखा के या बसरा में दिखा के या एंटवर्प में दिखा के पेमेंट ले सकता था, पैसा ले सकता था दोस्तों। तो आप समझ लीजिए कि सूरत कितना इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पोर्ट था उस समय पे। लेकिन आप देखेंगे जैसे जैसे 17th सेंचुरी का एंड आएगा, सूरत का पतन शुरू हो जाएगा। सूरत का पतन क्यों शुरू होगा? उसके बहुत सारे फैक्टर्स है, एक फैक्टर्स नहीं है। पहला फैक्टर तो यह लॉस ऑफ मार्केट्स एंड प्रोडक्टिविटी। मुगल एम्पायर का डिक्लाइन हुआ दोस्तों। जब तक मुगल एम्पायर स्ट्रांग था, ठीक है, तब तक क्या था कि मुगल एम्पायर्स की वहां पे बादशाह थी। फिर आप देखोगे भाई मुगल एम्पायर धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगेगा, मुगल का सेंट्रल कंट्रोल जाना पड़ेगा, तो लोकल लोगों के कंट्रोल उठने लगेंगे। तो एक डिक्लाइन की वजह ये थी। दूसरी वजह ये थी कि पोर्तुगीज अच्छा खासा इंडिया में अब तक घुस चुके थे और पोर्तुगीज की नेवल पावर से कोई भी कम्पीट कर नहीं पा रहा था उस समय पे, और सी पे कंट्रोल करते थे पोर्तुगीज। तो भैया आपने बोट पे कैनन लगा के, बंदूकें लगा के खड़े हो जाते थे सी में। कोई भी ट्रेडिंग शिप आ रहा होता तो उसको रोक लेते थे, बंदूक के निशाने पे बोलते थे पैसा दो, वो पैसा नहीं देता था तो उसका शिप जला देते थे, डिस्ट्रॉय कर देते थे। बहुत क्रूअल थे पोर्तुगीज। तो उन्होंने समुद्र में तरखाट मचा दिया और इनका कोई कुछ कर भी नहीं पा रहा था क्योंकि इनके जैसी नेवल पावर किसी के पास नहीं थी। ये एक प्रॉब्लम हो गई। तो पोर्तुगीज की वजह से भी आप कह सकते हैं कि सूरत की इंपॉर्टेंस गिरी। और एक और चीज थी भैया कि बॉम्बे, जो कि प्रेजेंट डे मुंबई है, उसको अपना सेंटर बना लिया इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना हेडक्वार्टर 1668 में बना लिया बॉम्बे। और जो सारी कंडीशंस आपकी सूरत में एग्जिस्टेंट थी
वही सारी कंडीशंस आपकी बॉम्बे में, सारी फैसिलिटीज बॉम्बे में हो गई, तो कंपटीशन बढ़ गया, तो बहुत सारे शिप्स अब जाके बॉम्बे में डॉक होते थे, वो सूरत आते ही नहीं थे। उस चक्कर में भी सूरत की इंपॉर्टेंस खत्म हो गई। तो धीरे धीरे सूरत की इंपॉर्टेंस गुरी। हालांकि आज में आप देखोगे फ्रेंड्स, सूरत गुजरात में है और गुजराती ट्रेडर्स तो भैया दुनिया भर में माने जाते हैं। तो सूरत इज अ नाउ अ बस्टलिंग कॉमर्शियल सेंटर, बट उतना बस्टलिंग नहीं जितना पहले था दोस्तों। तो अब ये समझिए सूरत क्यों गिरा। आप कुछ इस तरीके से समझिए दोस्तों, आज की डेट में इंडिया का सबसे बड़ा पोर्ट है नावा शेवा पोर्ट, बट इस नावा शेवा पोर्ट को बहुत तगड़ा कंपटीशन मिल रहा है, क्योंकि नावा शेवा पोर्ट के पास ही गुजरात में दोस्तों, मुंबई में कैसे, मुंबई में एक है भाई आपका ओल्ड पोर्ट, ओल्ड पोर्ट जो बलाड स्टेट वाला इलाका है मुंबई का, वहां पे है। ओके, नावा शेवा की तरफ आ जाए, नावा शेवा भैया रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, महाराष्ट्र की नावा शेवा पोर्ट है। नावा शेवा पोर्ट, पहले तो नावा शेवा पोर्ट की भैया बादशाह थी, अकेला यही सबसे बड़ा पोर्ट था इंडिया का। अब क्या हो गया, नावा शेवा पोर्ट को कंपटीशन देने के लिए गुजरात में 2 और पार्ट आ गए, तो मुंद्रा पोर्ट आ गया, अदानी का पोर्ट आ गया। ये पोर्ट भाई जबरदस्त टक्कर दे रहे हैं आपके इस नावा शेवा पोर्ट को। तो कंपटीशन बढ़ जाता है ना, तो एक चीज की बादशाहत खत्म हो जाती है, और इस बॉम्बे पोर्ट ने सूरत की बादशाहत खत्म कर दी। फिर हम बात करेंगे भाई मसूलीपट्टनम की। मसूलीपट्टनम भी एक इंपॉर्टेंट है। मसूलीपट्टनम का एक और नाम है मछलीपट्टनम। मछलीपट्टनम मतलब पोर्ट, फिश टाउन, फिश पोर्ट टाउन, वो पोर्ट जहां से फिश पकड़ी जाती है। तो ये कृष्णा नदी के डेल्टा रीजन में पड़ता है। ये 17th सेंचुरी में बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर हुआ करता था मछलीपट्टनम। आज की डेट में तो बकवास जगह हो गई है एकदम, ठीक है। कभी मैं मछलीपट्टनम गया तो मैं आप लोगों के लिए उसकी एक वीडियो बना के दिखाऊंगा, इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स की। मेरा प्लान है जाने का, थोड़ा सा इस कोविड के चक्कर में खराब हो गया। अब देखते हैं, जो डस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी है और जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, इन दोनों की टक्कर थी मसूलीपट्टनम पे कंट्रोल पाने के लिए, क्योंकि मसूलीपट्टनम आंध्रा कोस्ट पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है। और जो मसूलीपट्टनम पे जो फोर्ट है, इसको बिल्ड किया था डचों ने। इस फोर्ट को देखेंगे आज जाके, आज की डेट में तो आपको इतना बड़ा वो नहीं लगेगा, लेकिन अच्छा फोर्ट है फ्रेंड्स। आज की डेट में देखिए, या पुअर फिशर टाउन, विलियम मेथवोल्ड करके एक फैक्टर थे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, 1620 में मसूलीपट्टनम के बारे में लिखा। फैक्टर क्या होता है, ऑफिशियल इंचार्ज ऑफ ट्रेडिंग कंपनीज ऑफ द यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज। तो यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी का उस पोर्ट पे जो ऑफिशियल इंचार्ज होगा उसको आप फैक्टर बोलोगे। तो इसने बोला कि मसूलीपट्टनम वाज द चीफ पोर्ट ऑफ गोलकोंडा, वेयर द राइट वर्शिपफुल ईस्ट इंडिया कंपनी हैव देयर एजेंट। तो इनका एजेंट था यहाँ पे। इट इज अ स्मॉल टाउन बट पॉपुलस, unwalled, ill-built and well situated within all the springs are brackish. It was first a poor fisher town, afterwards the convenience of the road, a place where ships can anchor, made it a residence for merchants, and so continues since our and the Dutch nation frequented this coast. क्या बोला गया है, पहले गोलकोंडा का चीफ पोस्ट हुआ करता था, अब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना एजेंट यहाँ बैठा दिया है। ये टाउन छोटा है बट अच्छी खासी आबादी है यहाँ पे, फोर्टिफाइड नहीं है, आसपास कोई दीवारें नहीं है, बहुत बेकार तरीके से बना है, इल बिल्ट है, बहुत गलत जगह पे है। पानी जो मिलता है यहाँ पे ब्रैकिश है, खारा पानी है, फ्रेश वाटर नहीं मिलता। लेकिन चूंकि ये समुद्र में एक ऐसी जगह पे है जहां पे शिप्स आराम से आके एंकर कर सकते हैं, इसीलिए ट्रेड के लिए टाउन अच्छा है। और अक्सर कर डच नेशन के मर्चेंट्स और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मर्चेंट्स यहाँ पे आके अपनी वेसल्स को डॉक करते हैं। ट्रेडिंग के लिए इस टाउन का इस्तेमाल किया जाता है। फिर देखते हैं, the Qutub Shahi rulers of Golconda imposed royal monopolies on the sale of textiles, spices and other items to prevent the trade passing completely into the hands of East India Company. तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये मछलीपट्टनम नाम का जो पोर्ट था वो था गोलकोंडा के कंट्रोल के अंदर। गोलकोंडा में रूल कौन कर रहा था, कुतुब शाही रूलर्स। कुतुब शाही रूलर्स को देखा कि भैया ये मछलीपट्टनम पोर्ट तो बड़ी अच्छी चीज है, अच्छा खासा पैसा इसमें निकल रहा है, इतने सारे लोग ट्रेड करने आ रहे हैं। तो भैया गोलकोंडा रूलर्स को ये लगा कि कहीं ये जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी आ रही है और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी आ रही है पूरी तरीके से पोर्ट को कब्जा ना ले। इसीलिए भैया बहुत सारे टैक्सेस और मोनोपोलीज लगा दी इन रूलर्स ने, टेक्सटाइल के ऊपर, मसालों के ऊपर। अब जबरदस्त कंपटीशन हो गया, बहुत सारे लोग कंपीट कर रहे थे मसूलीपट्टनम में। तो गोलकोंडा के नॉबल्स भी थे, वो अपना अलग धंधा खोलने चक्कर में थे क्योंकि उनको पैसा दिख रहा था। पर्शियन मर्चेंट्स थे, तेलुगु कोमाटी चेटीज थे, यूरोपियन ट्रेडर्स थे, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी तो थी ही। तो पहले तो जब ये कॉम्पिटिशन अच्छा था तो पॉपुलस प्रॉस्परस था। अब हुआ ये, कुछ समय तक तो यहां पे सब कुछ ठीक चलता रहा। फिर क्या हुआ कि मुगल्स का इंटरफेरेंस शुरू हुआ। तो अब देखिए, मुगल्स का इंटरफेरेंस शुरू हुआ और अब देखिए ये गोलकोंडा के अंदर आता था और गोलकोंडा साउदर्न इंडिया में आता था। औरंगजेब के पहले के जो रूलर्स थे उन्होंने साउथ इंडिया में ज्यादा इंटरफेरेंस किया नहीं, पर औरंगजेब का भैया डेक्कन पार्ट में, साउथ इंडिया में ज्यादा ही इंटरफेरेंस था। तो औरंगजेब को दिखा कि भैया यहाँ पे इस पोर्ट से अच्छा खासा ट्रेड हो रहा, तो उसने अपने रिप्रेजेंटेटिव मीर जुमला को भेजा मर्चेंट बना के। एक्चुअली मीर जुमला पहले से मर्चेंट था और एज एन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मुगल एम्पायर वो यहाँ पे आया
और उसने पॉलिटिक्स शुरू कर दी, तो उसने डच ईस्ट इंडिया कंपनी को और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को आपस में भिड़ाना शुरू कर दिया। बाद में आप देखोगे जैसे तैसे करके 1686-87 में मुगल एम्परर औरंगजेब गोलकोंडा को हथिया लेगा। और जब गोलकोंडा को हथिया लेगा दोस्तों, तो फिर आप देखेंगे कि ये जो मछलीपट्टनम का पोर्ट है वो भी आपका मुगल एम्पायर के अंदर में आ जाएगा। और मुगल एम्पायर के अंदर में आया तो मुगल ने अपने हिसाब से टैक्सेस और सब कुछ चीजों को अपने हिसाब से करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो तो स्टेट था, वो तो राजा था। जब ऐसा होने लगा, तो जब एक स्टेट अपनी बादशाह दिखाने लगेगा, तो ऑब्वियसली बात है बाकी फैक्टर्स और प्लेयर्स जो वहां पे इन्वॉल्व है उनको अच्छा नहीं लगेगा। तो भाई यूरोपियन कंपनीज को अच्छा नहीं लगा, यूरोपियन कंपनीज ने कहा कि भैया ये तो नहीं चल पाएगा। तो यहां पे यूरोपियन कंपनीज को समझ में आया कि भाई हमको अल्टरनेटिव्स ढूंढने चाहिए, हमको कुछ ऐसे और पोर्ट ढूंढने पड़ेंगे। और साथ साथ हमें सिर्फ पोर्ट नहीं ढूंढना है, हमें केवल एक ऐसी जगह नहीं ढूंढनी है जो हिंटरलैंड के साथ जोड़ सके एक समुद्री इलाके को। हमें एक ऐसी जगह ढूंढनी है जहां पे हमारे कॉमर्शियल इंटरेस्ट भी पूरे हो और जहां पे हमारे पॉलिटिकल इंटरेस्ट भी पूरे हो। कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए हम अपने कॉमर्स को कहीं सेटअप कर लेते हैं, बट उस कॉमर्स के ऊपर अगर किसी और पॉलिटिकल पार्टी का राज है तो वो अपने हिसाब से उस कॉमर्स को बदल देगा। राजा हमेशा चाहे ट्रेड को बदल देगा। तो आज की डेट में नरेंद्र मोदी जी कंपनियों से बोल रहे हैं और आइए और आइए और आइए। कल की नरेंद्र मोदी जी ने बोल दिया कि नहीं भैया कंपनी नहीं, प्राइवेटाइजेशन नहीं, हम तो सोशलिज्म के सिद्धांत पे चलेंगे, तो प्राइवेट कंपनी की दुकान बंद हो जाएगी। तो जैसा रूलर होगा वैसे ही नीचे बिजनेस और धंधा चलेगा। और मुगल जो एम्पायर था वो भैया ज्यादा टैक्सेस खींच रहा था इनके ऊपर। तो अंग्रेजी कंपनियों को समझ में आया कि भैया कॉमर्शियल चीजें तो करनी है और साथ साथ ऐसी जगहों पे करना जहां पे हमारा थोड़ा बहुत पॉलिटिकल कंट्रोल हो। तो कंपनी ने बोला भैया ये मछलीपट्टनम नहीं, कहीं और चलते हैं। तो बॉम्बे चले गए, कलकत्ता चले गए जो प्रेजेंट डे कोलकाता में, और मद्रास चले गए। ये 3 सेंटर्स फिर उभरेंगे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से। और जैसे ही इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहां से अपने बिजनेस को शिफ्ट करना शुरू किया, धीरे धीरे मसूलीपट्टनम के मर्चेंट भी चले गए, उसकी प्रॉस्पेरिटी भी चली गई। आज की डेट में बहुत ही बेकार सा टाउन है मसूलीपट्टनम दोस्तों, कुछ भी नहीं है वहां पे, लोग घूमने तक नहीं जाते हैं, इतनी इसकी वैल्यू नहीं बची। अब देखते हैं आगे दोस्तों, न्यू टाउन्स एंड ट्रेडर्स की बात करते हैं। तो भैया 17वीं और 16वीं शताब्दी में जो यूरोपियन कंट्रीज थी वो मसालों की खोज कर रही थी, टेक्सटाइल्स की खोज कर रही थी। अब ये जो इंडिया के मसाले और टेक्सटाइल्स थे यूरोप में पॉपुलर हो चुके थे, वेस्ट एशिया में पॉपुलर हो चुके थे। भैया इंग्लिश ने भी अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी बना दी, डच ने भी बना दी, फ्रांस वालों ने बोला हम पीछे क्यों रहे, हम भी बनाएंगे। सबको अपने अपने कॉमर्शियल इंटरेस्ट थे, सबको पैसा कमाना था। अब शुरू शुरू में क्या होता था कि बहुत सारे इंडियन ट्रेडर्स बहुत इन्फ्लुएंशियल थे। जैसे एक ट्रेडर था मुल्ला अब्दुल गफूर, एक था विरजी वोरा, इनके पास बहुत सारे शिप्स थे। लेकिन अब आप देखोगे कि ये मर्चेंट्स, ये थे तो मर्चेंट ही ना दोस्तों, ये कोई पॉलिटिकल पावर तो थे नहीं। आप देखोगे भाई ये लोग आएंगे अब टक्कर में, किससे? यूरोपियन कंपनीज। तो जैसा कि मैंने बताया कि जो यूरोपियन कंपनीज की नेवल पावर तगड़ी थी, पुर्तगीज की नेवल पावर तगड़ी थी, धीरे धीरे इंग्लैंड भी अपनी नेवल पावर तेज कर रहा था। तो इन यूरोपियन कंपनी से टकराने की औकात नहीं थी इन इंडियन मर्चेंट्स की। तो धीरे धीरे आप देखोगे कि ये यूरोपियन कंट्रीज इंडियन ट्रेडर्स को हटा देंगी, या फिर ये इंडियन ट्रेडर्स इन्हीं कंपनी के एजेंट या नौकरों की तरह काम करने लगेंगे। इन ईस्ट इंडिया कंपनी जो अलग अलग यूरोपियन पावर्स की ईस्ट इंडिया कंपनीज थी, इनके बीच में भी एक जंग छुड़ेगी, और एंड में आप देखोगे कि इंग्लिश उभर के आएंगे एज द मोस्ट सक्सेसफुल कॉमर्शियल एंड पॉलिटिकल पावर इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट। ओके दोस्तों, और फिर जब ट्रेड शुरू होगा तो आप देखोगे कि भैया इंडिया के गुड्स की डिमांड, टेक्सटाइल गुड्स की डिमांड बढ़ेगी यूरोपियन मार्केट्स में। तो स्पिनिंग एक्टिविटी, वीविंग, ब्लीचिंग, डाइंग, इस तरीके की एक्टिविटीज बढ़ेंगी, बहुत सारे लोग इससे फायदा करेंगे दोस्तों। शुरुआत में जब इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं आया था दोस्तों, इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया लमसम 1750 के आसपास। तो उससे पहले भाई इंडिया की टेक्सटाइल डिजाइन दुनिया भर में बहुत फेमस थी, दुनिया भर में लोग इंडिया की टेक्सटाइल डिजाइन से बने हुए कपड़ों को इस्तेमाल करना चाहते थे दोस्तों। लेकिन हुआ यह कि जब ये यूरोपियन कंपनीज डोमिनेट करने लगी, तो ये यूरोपियन कंपनीज इन लोगों से बोलने लगी कि भैया आप हमारे हिसाब से कपड़े बनाइए, हम जो आपको डिजाइन देंगे आपको वैसे ही कपड़े बनाने पड़ेंगे। मतलब ट्रेड को मोनोपोलाइज कर रहे थे लोग। पहले क्या होता था दोस्तों कि ये लोग क्या करते थे, अपने हिसाब के कपड़े बना देते थे और अपने हिसाब के कपड़ों को बना के ये लोग बेचते थे। तो ये ट्रेडर्स जो भी कपड़ा बनाते थे वो कपड़ा जिसको पसंद आता था वो खरीद लेता था। अब क्या था कि इन ट्रेडर्स को बोला गया, इन क्राफ्ट्स ट्रेडर्स नहीं सॉरी इन क्राफ्ट्स पर्संस, इन वीवर्स, कपड़े बनाने वाले लोगों से बोला गया कि भाई आप कपड़े वही बनाएंगे जो डिजाइन हम आपको बनाने के लिए देंगे, और इसके लिए हम आपको एडवांस भी देंगे।
तो अब जो इंडियन ट्रेडर्स थे वो अपने पैटर्न नहीं बना सकते थे, उनको वही पैटर्न बनाने थे जो इन कंपनी के एजेंट्स इनको देखते हैं। धीरे धीरे आप देखोगे कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी उठेगी, कलकत्ता उठेगी, मद्रास उठेगी, क्योंकि यहाँ पे इंग्लैंड अपने बेसिस को स्टैब्लिश कर चुका था। ओके दोस्तों, और इन सिटी, ये जब बड़ी बड़ी आपकी सिटीज बनेगी ना, बॉम्बे की, कलकत्ता की, मद्रास की, ये नोडल सिटीज बन जाएंगी। तो इनके मेन मेन इलाकों में आप देखोगे कि भाई जो यूरोपियन कंपनीज के सर्वेंट्स हैं वो रहेंगे। कुछ बेकार बेकार सी जो जगहें होंगी इन सिटी में, जिनको ब्लैक जगहें बोला जाएगा, उन ब्लैक्स जगहों पे, उन ब्लैक टाउन्स में, इन्हीं सिटीज में बहुत छोटे छोटे कोपचे थे जो बिल्कुल गंदे थे, वहां पे ये भैया क्राफ्ट्स पर्सन रहेंगे, छोटे छोटे ट्रेडर्स रहेंगे। और जो व्हाइट रूलर्स थे इन कंपनीज के, वो भैया सेंट फोर्ट जॉर्ज जैसी रेजिडेंसी में रहेंगे, सेंट फोर्ट विलियम कलकत्ता में रहेंगे। तो ये जो क्राफ्ट और कॉमर्स की स्टोरी है, ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। देखिए, ये बॉम्बे की स्ट्रीट नजर आ रही है दोस्तों 19th सेंचुरी में। ये इंग्लिश ट्रेडर्स आप देखोगे कि जब बंगाल में कंट्रोल में करने से पहले ही ये इंग्लिश ट्रेडर्स अपना रंग दिखाना शुरू कर देंगे दोस्तों। और इंग्लिश ट्रेडर्स को सारी जो ईस्ट इंडिया कंपनीज आई थी, चाहे वो डच हो चाहे वो फ्रेंच हो, ये शुरू में ही अपने आप को, जैसे ये पैसों के टर्म्स में स्ट्रांग होंगे ना, इंडियन मर्चेंट्स की औकात को ये कम करना शुरू करेंगे। तो इंडियन मर्चेंट्स की औकात तो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। उसके साथ साथ जो लोगों की हालत थी, जो लोगों की प्रॉस्पेरिटी थी, जो लोग अपनी चीजों को अपने हिसाब से बेच पा रहे थे, अपने दाम पे बेच पा रहे थे, वो नहीं बेच पाएंगे। वो मोनोपोली यहाँ पे अपनी ये इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाले घुसड़ने लगेंगे। प्लस धीरे धीरे देखोगे कि इन ट्रेडर्स की, ये जो यूरोपियन कंपनीज के ट्रेडर्स आए थे, इनकी औकात बढ़ती जाएगी और लोगों की औकात घटती जाएगी। यहाँ पे हम लोग थोड़ा बहुत वास्को डी गामा और क्रिस्टोफर कोलंबस के बारे में बात करेंगे। वास्को डी गामा के बारे में जानना हो तो फ्रेंड्स मेरी पहली वीडियो देखिए, जो मैंने स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री की बनाई है, प्लेलिस्ट में पड़ी होगी, अब तक उस वीडियो को जाके देखिए, उसमें आपको बहुत कुछ पता चलेगा वास्को डी गामा के बारे में। तो 15वीं सेंचुरी में आप देखेंगे बहुत सारे यूरोपियन सेलर्स सबसे पहले सी रूट को एक्सप्लोर करते हुए इंडिया में आने की कोशिश करेंगे। पोर्तुगीज सबसे पहले आएंगे। इनका एम क्या था, डिजायर क्या था? इनका डिजायर ये था भैया, इंडियन सबकॉन्टिनेंट में पहुंच के स्पाइसेस, मसालों और टेक्सटाइल के मार्केट पे कंट्रोल करना है, खासकर मसालों के मार्केट में। तो जो वास्को डी गामा था, ये पोर्तुगीज सेलर था भाई। पूरा केप ऑफ गुड होप, जो कि अफ्रीकन कोस्ट के बिल्कुल साउथ में है, अफ्रीका के एकदम साउथ में, उसको क्रॉस करता हुए पहुंचा इंडिया में। लगभग साल लग गया इसको पूरा। कैलिकट पहुंचा 1498 में, और फिर जब ये वापस गया लिस्बन, जो कि पुर्तगाल की कैपिटल है, जब ये वापस पहुंचा तो इसको अच्छा खासा नुकसान हो चुका था। जब ये शुरू हुआ तो 170 लोग थे, वापस पहुंचा तो 54 ही लोग थे, बाकी खत्म हो गए। 4 में से 2 शिप डूब गए। लेकिन उसके बाद भी जो इसने चीजें बेची, उससे इसको बहुत प्रॉफिट हुआ। उस समय पे इनके लिए कॉमर्स बहुत इंपॉर्टेंट था, ह्यूमन इमोशंस इनके लिए कम थे, ये लोग बहुत क्रूअल टाइप के लोग हुआ करते थे। और पुर्तगीज के बाद देखेंगे भाई इंग्लिश सेलर्स, डच सेलर्स, फ्रेंच सेलर्स सब इंडिया में आएंगे। तो सी रूट की जो शुरुआत हुई थी ना ढूंढने की, वो हुई थी आपकी वास्को डी गामा से। अब वास्को डी गामा से भी साथ में बहुत सारे लोग थे फ्रेंड्स, जैसे कि क्रिस्टोफर कोलंबस था। क्रिस्टोफर कोलंबस एक इटालियन था। उसने बोला कि भाई दुनिया गोल है, तो मैं अफ्रीका के थ्रू ईस्ट जाने की बजाय मैं काम करता हूं, मैं वेस्ट ट्रेवल करना शुरू करता हूं, और मैं वेस्ट ट्रेवल करूंगा तो घूमते घूमते मैं इंडिया पहुंच जाऊंगा। तो उसने अटलांटिक ओशन में ट्रेवल करना शुरू कर दिया, और आगे वो कहां पहुंच गया? वो वेस्ट इंडीज पहुंच गया। तो वेस्ट इंडीज का नाम इंडिया पे क्यों पड़ा है? क्योंकि वो निकले तो इंडिया की खोज में थे, पर पहुंच गए वेस्ट इंडीज का 1492 में। ओके दोस्तों, फिर आप देखोगे स्पेन और पुर्तगाल के बहुत सारे कॉन्करर्स, रूलर्स, ट्रेडर्स सेंट्रल और साउथ अमेरिका में जाके स्ट्रगल सेटल हुए। सेंट्रल और साउथ अमेरिका की जो नेटिव पॉपुलेशन को मार दिया या उनको सब्जुगेट कर दिया और वहां पे राज करने लगे। ये पूरी कहानी है दोस्तों। आगे के चैप्टर्स में मैं और डिटेल में आपको समझाऊंगा। जितना डिटेल में हो सक रहा है दोस्तों, मैं उतना पढ़ा रहा हूँ। आई होप आपको कुछ फायदा मिल रहा हो, क्योंकि आपको फायदा मिलेगा तो ही फायदा है। इस ब्लैक टाउन के बारे में मैं किसी और वीडियो में आपसे और बात करूंगा दोस्तों। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। हैव अ ग्रेट डे। गुड बाय।